दिल्ली के एक छोटे से कोने में एक आदमी एक साया बन गया था। किसी को पता नहीं था कि कब किस गली के किस कोने में एक प्लास्टिक बैग मिलेगा जिसमें सर होगा, पैर होगा, या फिर किसी की कटी हुई उंगलियां, या फिर एक चिट्ठी दिल्ली पुलिस के नाम। ये कहानी है एक ऐसे कातिल की जो सिर्फ मार नहीं रहा था, वो पुलिस के साथ खेल खेल रहा था और हर मर्डर के बाद एक पैगाम छोड़ देता था। चलिए मुलाकात करते हैं बुचर ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर चंद्रकांत झा और बात करते हैं उसके किए हुए क्राइम्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट। 22 मई 2007 सुबह के 6 बज रहे थे। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास एक सफाई कर्मचारी को एक ब्लैक पॉलिथिन दिखता है और उसके अंदर होता है एक इंसानी सर। सिर्फ सर ही नहीं, एक चिट्ठी भी थी दिल्ली पुलिस के लिए लिखा गया था, जिसमें किलर ने अपना नाम भी मेंशन किया था। उसने लिखा था, मैं हूँ चंद्रकांत झा, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। ये मर्डर सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये था एक मैसेज। और ये पहला नहीं था, सिर्फ एक कड़ी थी उस लंबी चेन की जिसमें हर लाश एक साइन थी, एक वॉर क्राई। चलिए चंद्रकांत झा के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके घर के बारे में बात करते हैं। चंद्रकांत झा माधेपुर बिहार का रहने वाला था। गरीबी, अकेलापन और चाइल्डहुड से ही एक एंगर उसके अंदर पल रहा था। जब दिल्ली आया, वो दिखने में एक सिंपल सीधा साधा इंसान था जो कि अपनी लाइवलीहुड के लिए एक बड़े शहर में आया था। वो एक सिंपल सा सब्जी बेचने वाला था, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसका ईगो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल था। किसी ने थोड़ा भी उसे कुछ कहा, उसको गुस्से में कुछ बोला या उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया तो वो बदला लेना नहीं भूलता था। उसका दिमाग ट्विस्टेड था। कंट्रोल और डोमिनेंस के बारे में वो हमेशा सोचता रहता था। वो दोस्तों को अपने घर बुलाता था, अपने पास रखता था, उनकी मदद करता था, उनके साथ पार्टी करता था, लेकिन एक छोटी सी लड़ाई के बाद वो उनको मार भी देता था। ये सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कोई एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट पे किसी को कैसे मार सकता है। लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, दोस्तों के बीच में बहस सबकी होती है, लेकिन इतना ज्यादा फ्रेजाइल ईगो किसी का नहीं होता कि कोई लड़ाई करे और वो किसी का कत्ल कर दे इतनी छोटी सी बात पे। लेकिन चंद्रकांत झा के साथ ऐसा नहीं था, इसीलिए उसका माइंड बहुत ज्यादा ट्विस्टेड था, क्योंकि उसकी ईगो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल थी कि उसके सर पे खून सवार हो जाता था और वो इतना ज्यादा हो जाता था कि वो उस इंसान को मारने के बारे में ही सोचता रहता था। और जब तक वो उसको मार नहीं देता था तब तक वो तड़पता रहता था, तब तक वो बहुत ज्यादा एंग्शियस रहता था। बहुत ज्यादा ट्विस्टेड मेंटालिटी थी चंद्रकांत झा की। 1998 में उसने अपने पहले दोस्त यानी कि बचपन के दोस्त शेखर को मार दिया था। शेखर उसके छोटे भाई की तरह था। वो उसी के घर में रहता था, उसी के घर में खाना खाता था। दोस्ती में कुछ कमी नहीं थी, वो बहुत एंजॉय करते थे, वो घूमने जाते थे। पर एक दिन किसी छोटी सी बात पे उन दोनों का झगड़ा हुआ और चंद्रकांत ने उसका कत्ल कर दिया। उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट करके उसने झाड़ियों में फेंक दिया। नाउ ये सुन के बहुत अजीब सा लगता है और बहुत बनावटी भी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चंद्रकांत झा ऐसा ही था और उसको बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शेखर को मारना चंद्रकांत झा का पहला मर्डर था, लेकिन स्टाइल वही था। ट्रस्ट, बिट्रेयल, म्यूटिलेशन, हर मर्डर में पैटर्न डेवलप हो रहा था, एक साइकोलॉजिकल सिग्नेचर बन रहा था और उसने इस सिग्नेचर को हमेशा अपने हर क्राइम में, हर मर्डर में सेम रखा था। 2003 से लेके 2007 तक चंद्रकांत ने कम से कम 6 लोगों को मारा, सब एक जैसे। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो उसी के गांव से बिलोंग करते थे, जो उसी के सहारे यहाँ पर आए थे काम ढूंढने के लिए। वो उन्हें खाना देता था, काम दिलाता था, रात को उन्हें अपने ही घर में सुलाता था और फिर किसी छोटी सी बात पे उनसे झगड़ा करके उनका मर्डर कर देता था। फिर बॉडी के टुकड़े करता था और गेट के पास फेंक देता था। वो ज्यादातर पुलिस स्टेशन और जेल या फिर मंदिर के गेट ही चुनता था। चंद्रकांत झा ने अपने एक और जिगरी दोस्त अमन को सिर्फ इसलिए मार दिया था कि वो नॉन वेजिटेरियन था और चंद्रकांत झा वेजिटेरियन। ये सिंपल कत्ल नहीं थे, ये था पावर का नशा। वो अपने दोस्तों को अपने पेट की तरह रखता था। वो उनको अपने इशारे पर नचाता था और उनके ऊपर काफी अथॉरिटेटिव बिहेव करता था। और वो जब इस चीज से एग्री नहीं करते थे या वो मुड़कर उसको जवाब देते थे या उससे लड़ते थे तो वो उनको मारने की प्लानिंग करने लगता था। और वो तब तक एंग्शियस रहता था जब तक कि वो अपने क्राइम को या उनके मर्डर को अंजाम ना देते।
हर लाश के साथ एक चिट्ठी होती थी, दिल्ली पुलिस अब तू पकड़ के दिखा। वो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस को गुस्सा दिला रहा था बल्कि वो उनका मजाक भी उड़ा रहा था। उसने एक चिट्ठी में लिखा, अगली बार किसी और का सर भेजूंगा। ये ईगो वॉर था। चंद्रकांत को पुलिस से सुपीरियर फील होता था, जैसे चेस खेल रहा हो, और हर मर्डर उसके लिए एक मूव था। लेकिन सवाल ये है कि चंद्रकांत झा को ऐसी क्या दुश्मनी थी पुलिस से, वो ऐसा क्यों कर रहा था पुलिस के साथ? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया था चंद्रकांत ने जब उसको पकड़ा गया था। उसने बोला था कि पुलिस से वो बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा नाराज था और बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करता था, क्योंकि जब वो अपना काम करता था, यानी कि जब वो सब्जी बेचता था, तो वहाँ के लोकल पुलिस वाले कभी कभी उसको थप्पड़ मार देते थे, कभी उसको धक्का दे के वहाँ से भगा देते थे, या फिर उससे पैसे लेने की कोशिश करते थे, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और उसने तभी फैसला कर लिया था कि वो पुलिस को मॉक करेगा और पुलिस अथॉरिटीज का मजाक उड़ा देगा। जब पुलिस इस केस को रिजॉल्व करने में नाकामयाब हो रही थी, यानी कि जब वो चंद्रकांत झा को पकड़ नहीं पा रही थी, तो मीडिया ने भी उनको मॉक करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर ने तो इनके ऊपर एक आर्टिकल भी लिख दिया था जिसका नाम था कैच मी इफ यू कैन बाय चंद्रकांत झा। पुलिस ने, जब मीडिया ने इस केस को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिए, तब से पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ने लग गया था। लोग बोलने लगे थे कि अगर ये किलर जेल के गेट के पास लाश फेंक सकता है तो सिस्टम कितना फेल हो चुका है, सिस्टम का कितना बुरा हाल हो चुका है। जितनी छुट्टी पुलिस ने चंद्रकांत को दी, उतना ही क्रिएटिव बना वो, उतना ही एग्रेसिवली उसने लोगों को मारना शुरू किया। पर हर साइको किलर का एक वीक पॉइंट होता है, और चंद्रकांत झा का था उसका गुस्सा। 2007 में उसने अमर नाम के लड़के को मारा, वही तरीका, वही चिट्ठी, पर इस बार पुलिस रेडी थी। इन्वेस्टिगेशन डीप हुआ और विटनेस मिला। विटनेस में पुलिस ने एक डॉक्टर को पकड़ा। ये डॉक्टर वही था जिसने चंद्रकांत झा की 4 बेटियों की डिलीवरी की थी, और उस डॉक्टर के थ्रू पुलिस ने बहुत ज्यादा डिटेल्स निकाले चंद्रकांत झा के बारे में, और फिर 20 मई को चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लिया गया। उसने खुद कन्फेशन दिया, हाँ मैंने मारा था, मैंने किए थे इतने सारे कत्ल, क्योंकि उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया था। चंद्रकांत झा को जब पुलिस ने पकड़ा तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने पुलिस के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि मुझे मारना मत, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। किलर दिखने में नॉर्मल था, पर अंदर से हर वक्त उसे लगता था कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और रिवेंज का उसको सिर्फ एक ही मतलब आता था, और वो था कत्ल। दिल्ली पुलिस के लिए ये केस एक प्रेस्टीज का सवाल बन गया था, क्योंकि इसमें मीडिया काफी हद तक इन्वॉल्व हो गया था। लोग भी काफी सवाल पूछने लगे थे, और न्यूज में भी इस केस के बारे में डिस्कशंस होने लगे थे। और ये केस रिजॉल्व करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी विन बनी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था पुलिस के ऊपर कि वो इंसान को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इतने सारे मर्डर, इतने सारे केसेस के बाद भी। लेकिन आखिर पुलिस ने चंद्रकांत झा को पकड़ा कैसे? ना तो उन्होंने चंद्रकांत झा की शक्ल देखी थी, ना ही उस वक्त सीसीटीवी कैमरास होते थे, और ना ही पुलिस को कोई ऐसा सुराग या सबूत पता था जिसके थ्रू वो चंद्रकांत झा को पकड़ सकें। जिन लोगों का मर्डर किया गया था, पुलिस ने जब उनकी शिनाख्त की और वो उनके घर तक पहुंचे, तब उन्हें चंद्रकांत झा के बारे में पता लगा। लेकिन पुलिस ने चंद्रकांत झा को देखा नहीं था, उसको पकड़ा कैसे जाए? अगर वो सामने आ भी गया तो उसको पहचानेंगे कैसे? पुलिस ने ये पता लगाया कि वो एक्चुअल में रहता कहाँ है, यानी कि वो काम कहाँ करता है, किस एरिया में काम करता है, और उसके दोस्त थे जिसको उसने मारा था वो एक्चुअल में कहाँ रहते थे। तो इसके थ्रू पुलिस को पता लगा चंद्रकांत झा आजादपुर मंडी के पास रहता था, और वो वहां पर जाते हैं, उसी बस्ती में जाते हैं, और उस बस्ती के इकलौते डॉक्टर को पकड़ते हैं, और वो डॉक्टर से पूछते हैं कि कोई चंद्रकांत झा नाम का इंसान यहाँ पर आया है कभी आपके पास? तो वो डॉक्टर बताता है कि चंद्रकांत झा के नाम का इंसान यहाँ पर रहता है, उसकी 4 बेटियां हैं, और सरप्राइजिंगली ये वही चंद्रकांत झा निकलता है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। और इस तरीके से चंद्रकांत झा के बारे में पता लगता है, और वो दिखता कैसा है उसके लिए पुलिस ने डॉक्टर के थ्रू उसका स्केच बनवाया, जिसके थ्रू उन्हें ये पता लग पाया कि वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। इट वॉज एक्चुअली अ गुड जॉब बाय द पुलिस। फाइनली अपना 8वां मर्डर करने के बाद चंद्रकांत झा ने हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर बिहार भागने का प्लान बना लिया था, लेकिन उसको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया गया। फाइनली 1998 से लेके 2007 तक, यानी कि 9 साल बाद उसको पुलिस ने पकड़ा। 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने चंद्रकांत को
2 मर्डर्स में डेथ सेंटेंस दिया और बाकी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पर उसके खिलाफ जितने सबूत थे उतने ही सिस्टम पे सवाल भी उठे थे। पुलिस को इतना ज्यादा टाइम लग गया चंद्रकांत झा को पकड़ने में। मतलब उसने पहला कत्ल किया था 1998 में और उसकी गिरफ्तारी हुई 2007 में। इतने ज्यादा टाइम लग गया पुलिस को उसको नैब करने में। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब चंद्रकांत झा को पहले पकड़ा गया था उसके पुराने क्राइम्स के लिए, तो उसको छोड़ भी दिया गया था और उसका रीजन ये था कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे छोड़ा गया था। और उसके बाद फिर उसने छुटते ही फिर से क्राइम करने शुरू कर दिए थे और फिर उसको पकड़ा जाता था और फिर वो छूट जाता था लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन आवर लॉ एंड ऑर्डर एंड जुडिशरी सिस्टम एज वेल। इंसान इतना रिपीटेड ऑफेंडर है या रिपीटेडली ऐसा कर रहा है तो उसको लैक ऑफ एविडेंस के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? दिस इज अ बिट हार्ड टू बिलीव। जब भी कोई ऐसा सीरियल किलर सामने आता है तो ऐसे केसेस में साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे इंसान की मेंटालिटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। चंद्रकांत झा के ऊपर काफी रिसर्च की गई, काफी साइकोलॉजिस्ट जो हैं इन्वॉल्व हो गए थे। जब भी साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं और उन सेट ऑफ क्वेश्चंस में वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिससे उन्हें ये पता लग सके कि इसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने उसके साथ भी की। उसके साथ क्वेश्चंस आंसर्स राउंड हुए और जिसमें उन्हें पता लगा, चंद्रकांत झा ने ये बोला कि उसकी मदर काफी नेग्लिजेंट थी उसके लिए, वो उसको बहुत ज्यादा मारती थी और उसके मदर और फादर के बीच में भी रिलेशंस अच्छे नहीं थे, उनकी भी लड़ाइयाँ होती थी, वो भी मारपीट करते थे जिसकी वजह से उसके अंदर इतना एग्रेशन पैदा हो गया बचपन से ही। उसने एक और चीज कन्फेस की थी कि बचपन में वो जानवरों को मार देता था। जैसे वो किसी छोटे पिल्ले या किसी छोटे जानवर को देखता था तो वो उसको मार देता था। उसके अंदर इतना रेज, इतना एग्रेशन भर गया था। नाउ दिस इज द रीजन व्हाई चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी क्रूशियल और लोगों को इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। हमारे कल्चर में एक्चुअल में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इन चीजों पर, और तो इसीलिए बच्चों के प्रति जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनकी अपब्रिंगिंग और उनका माइंडसेट डेवलप करने के लिए। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे इस केस में ये लगी कि चंद्रकांत झा को कई बार पेरोल पे छोड़ा गया था और ये पढ़ के बहुत हैरानी हुई क्योंकि ऐसे कैसे पुलिस इतने सीरियस सीरियल किलर को पेरोल पे छोड़ सकती है? इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। नाउ द रियल क्वेश्चन अराइज दैट वेयर इज चंद्रकांत झा नाउ? चंद्रकांत झा 17 बार जेल से भागा और वो भी तिहाड़ जेल से। कैन यू बिलीव इट? उसको ऑब्वियसली 17 बार पकड़ लिया गया और वो काफी महीनों तक, जब भी वो भागता था जेल से तो काफी महीनों तक गायब हो जाता था और फिर वो कोई ऐसा क्राइम करता था, पैटी क्राइम्स करता था। उसने मर्डर करना बंद कर दिया था लेकिन फिर वो पैटी क्राइम्स करता था और फिर उसको नैब कर लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था और फिर उसको जेल में डाल दिया जाता था। नाउ चंद्रकांत झा इज स्टिल इन तिहाड़ एंड ही इज वेरी मच अलाइव। ही हैज गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट देयर। या दैट्स अबाउट इट एक्चुअली। इतने सारे बेकसूर लोगों को मारने के बाद, इतना बड़ा हेनियस क्राइम करने के बाद, इतना बड़ा क्रिमिनल पेरोल पे बाहर आया, जेल से भागा, फिर जेल में डाला गया और आज भी जेल में है और जिंदा है। इट्स अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग टू नो। चंद्रकांत झा का नाम शायद लोग भूल गए होंगे पर उसकी कहानी एक याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक दरिंदा इंसान के रूप में भी होता है हमारे बीच, और वो कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। हर दोस्ती एक ब्लेसिंग नहीं होती, कभी कभी वो एक मौत का इन्विटेशन भी होती है। यू कांट बिलीव ऑन एनीवन, यू हैव टू ओपन योर आईज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। आई होप आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, फॉलो करें तलाशी द ट्रू क्राइम हंट चैनल को। यहाँ पर हम ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज लाते हैं। मिलते हैं फिर एक नई ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ, एक नए क्रिमिनल के साथ, और केस स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।